नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और इसमें कई लेक्चर हो भी चुके हैं। और स्टार्टिंग में पहला लेक्चर आई थिंक उसमें वॉइस नहीं आई है आधे में, तो जितनी दूर की वॉइस नहीं आई है उतनी दूर का वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा, लेकिन वो लास्ट में ही मिल सकता है, शेड्यूल ख़राब ना हो। ये कंप्लीट एक बार हो जाए, जैसे सीरीज कंप्लीट हो गई, लास्ट लेक्चर भी आपको लास्ट में वो लास्ट लेक्चर के साथ कह सकते हैं, या फिर पहला लेक्चर जो है एकदम लास्ट में डाल दिया जाएगा। या फिर जब हम कंबाइंड करते हैं चीज़ों को, आप जैसे ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा, ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी इसकी करंट अफेयर की, ज्योग्राफी की, तो उसी में कंबाइंड करके भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हमने जैसा उसके पहले पूरा देख लिया था, अब यहाँ से बारी थी आज आपकी। ये है साकुरा जीमा ज्वालामुखी। देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जैसे चीन के नाम, अगर आप चीन का नाम कहीं देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चीन के नाम ऐसे होंगे, हुआंग हुआंग, सिंचुआंग, पिंगफांग, ऐसे नाम होते हैं ना वहाँ के। अब जैसे बेंजीन नाम आ गया आपको, बेंजिंग, हुई हुआंग प्रांत। तो नाम ही ऐसे हैं, तो आपको एकदम डिफरेंट लगेंगे। ठीक है, जैसे भारत के नाम हैं अपना, तो देखिए देवी देवताओं पर या फेमस किसी व्यक्तित्व के ऊपर नाम रखे जाते हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने भारत के समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और या आज़ादी के समय बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनके ऊपर हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको भारत के भी नाम अलग से दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने पढ़ाया था तितली चक्रवात आया था, तो तितली चक्रवात आया, लेकिन देखो नाम तितली अपने यहाँ से मैच कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे ये देखो साकुरा जीमा ज्वालामुखी है, साकुरा जीमा ज्वालामुखी है, ये कहाँ का है? जापान का है। नाम से ही थोड़ा देखो आपको लगेगा जापानी टाइप का। ठीक है, तो खबरों में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशू में, क्यूशू याद रखिएगा। ठीक है, 4 द्वीप हैं, मेन 4 द्वीप हैं, जापान पूरा द्वीप पे ही बसा हुआ है, उनको सीक्वेंस में याद करिएगा, देख लीजिएगा जाके। इसमें से एक द्वीप है, पश्चिमी द्वीप की बात कर रहे हैं, क्यूशो में साकुरा जीमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, देखा गया है। 2021 में देखो फिर नाम मिल गया आपको ऐसे, ये देखिए नाम यहाँ से यहाँ तक में कि फुकू तोकू, क्या नाम है? फुकू तोकू ओका नोबा संबरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ। तो आप नाम से ही आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि ये नाम वहीं के हैं। ठीक है, हंग मांग मिंग अंग, ये इस टाइप के कुछ नाम आए ना तो समझ लो कि वो चीन के हैं। और हाँ, ये कह सकते हो कि जैसे दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, इन जगह पे के नाम आप कुछ कह सकते हो, इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। फुको तोकू ओकोनोबा, इस टाइप के नाम हैं। तो ये कहाँ पे नाम कहाँ का है? ये जापान का है। ठीक, साकुरा जिमा जो हो आपका, साकुरा जिमा ज्वालामुखी की बात करें तो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें विभिन्न स्तरों के विस्फोट नियमित आधार पर होते रहते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि नियमित अंतराल पर जब होते हैं, मतलब कि नियमित अंतराल पे हो रहे हैं, सक्रिय हैं, सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में इसको कर सकते हैं आप, कि इनको आप निष्क्रिय ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है और संतृप्त होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, संतृप्त कुछ कुछ समय के बाद, जैसे मोनोलोवा ज्वालामुखी 38 सालों बाद फटा। इसी प्रकार से निश्चित्र जो बिल्कुल कुछ ना हो, मतलब फटे ही ना, 150 साल पहले कभी फटा था, कभी रहा होगा, ठीक है, वो एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन सक्रिय और निश्चित्र, संक्षिप्त, ऐसे कुछ नाम बोलते हैं उसको। तो ये 3 टाइप हो गए। पहले टाइप में आपके सक्रिय, जो हमेशा जिनमें विस्फोट होता रहता है, उस टाइप में आता है। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, देखिए सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का एक टाइप है, उसके टाइप के अंदर ये आता है आपका। ठीक है, यह एक सक्रिय स्टेटो वोल्कानो है, जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं। ऐतिहासिक रूप से साकुरा जिमा में सबसे बड़े विस्फोट जो हुए थे वो 71 से 76, 1471 से 76 के दौरान और 1914 में हुए थे। ठीक है, इसमें विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया था। इसमें विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया है और हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि
कागोशीमा, जैसे हिरोशिमा है, नागासाकी है, वैसे कागोशीमा पर इसकी राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोट क्षमता के कारण इसे बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है। ये देख लीजिए पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो क्या क्या है। एस है आपका, क्रिएटर है आपका, सेकेंडरी वेंट है आपकी, लेयर ऑफ द लावा एंड एस है आपकी, मेन वेंट है आपकी, मैग्मा मतलब जो अंदर पदार्थ होता है, ठीक है, मैग्मा आता है अंदर तललीय पदार्थ में होता है, ऊपर गर्म होकर के लावा बन जाता है, ठीक है, और ये जो निकल रहा है ये आपका क्या है, ऐश है, ठीक है, लावा निकल रहा है ऊपर देख लीजिए, मैग्मा है आपका जो कड़कड़ के भाई ऊपर आएगा तो किसका फॉर्मेट ले लेगा, लावा का, और बहने लगेगा, ठीक है। और उसमें भी 7 टाइप होते हैं आपके ज्वालामुखी, इसके भी 7 टाइप हैं आपके ज्वालामुखी में के भी, और किस में किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं देखिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल सा, यहाँ ये टॉपिक नहीं है लेकिन बता देता हूँ। कुछ ज्वालामुखी ऐसे निकलते हैं, कुछ ज्वालामुखी ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, कुछ ज्वालामुखी जो है वो आपके इस टाइप के होते हैं, ठीक है, यहाँ आए, यहाँ हुआ, ये विस्फोट हुआ और ऐसे ऐसे करके बहुत तेज़ी से बौछार के साथ उनका विस्फोटन होता है, ठीक है, इस टाइप के। ये ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा नहीं गया है और पूछा भी गया है ऐसा नहीं है, लेकिन उस लेवल की क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और उम्मीद ज़्यादा है कि आने की संभावनाएं भी ज़्यादा है, हो सकता है। 3 टाइप तो मैंने आपको बता दिए, और कुछ तो बिल्कुल एकदम फ्लैट होते हैं, मतलब ये आए ऐसे रहेंगे, ठीक है। इनका इस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यहीं से निकल के ये लावा यहीं पर उद्गित हुए और ऐसे ही बहते चले गए। इनसे बहुत दूर दूर तक के पर्वतों का निर्माण होता है कि श्रेणियां बन जाती हैं पूरी, वही बता रहे हैं, ठीक है। तो 4 टाइप मैंने बता दिए हैं, 4 टाइपों के नाम सब नाम हैं, अब उनमें जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, पैठविक लावा होता है जिसको अम्लीय लावा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मिश्रित ज्वालामुखी होता है, पैठविक या अम्लीय ज्वालामुखी भी होते हैं उसी में, और उसके बाद मतलब कुछ ऐसे ही नाम हैं, ठीक है। तो पूरा एक बार आप इसको देख लीजिएगा और कहोगे, आप कमेंट में बताओगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी ले आ दूंगा पूरा ज्वालामुखी के ऊपर ही कंप्लीट, ठीक है। आगे देख लीजिए। और ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जिसमें मैग्मा के रूप में गर्म तरल, जैसे मैंने बताया मैग्मा के रूप में गर्म तरल, गर्म भी होता है और तरल भी होता है पानी की तरह, ठीक है। और तरल चट्टानों, ज्वालामुखी राख और गैस जो अभी मैंने बताया एस एंड गैसेस बाहर निकलती हैं। शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है, जिसके कारण तीव्र विस्फोट हो जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निष्कासन मतलब निकलना जिसको बोलते हैं होता है। विस्फोटित सामग्री पृथ्वी पर तरल पदार्थ लावा जब यह सतह पर हो तो मैग्मा जब यह भूमिगत हो और राख या गैस हो सकती है। फिर से इस लाइन को फिर समझ लीजिए, कह रहा है विस्फोटित जो सामग्री होती है पृथ्वी तरल पदार्थ में, उसमें क्या है, लावा जब सतह पर आता है तो क्या बोला जाता है, लावा, मैंने बोला ना बहते हैं। और जब ये मैग्मा होता है तो पृथ्वी के तल में होता है, नीचे होता है, ठीक है। राख और या गैस ये हो सकती है। आगे कह रहा है मैग्मा में वृद्धि का कारण क्या हो रहा है, तो इसका मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसरण गति करती है। टेक्टोनिक प्लेट अभिसरण का कॉन्सेप्ट जानते हैं, 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, अपसारी, अपसारणी, रूपांतरित, 3 प्रकार की प्लेटें हैं, अपसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित, 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। तीनों में भूकंप आता है, लेकिन सबसे खतरनाक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं रूपांतरित में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करती हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं। मैग्मा खाली स्थान भरने के लिए ऊपर उठता है और तब ऐसा होता है जब जल के भीतर ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। अपसारी क्या होता है, जब एक इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है। अभिसारी में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के बगल से निकलते हैं, लेकिन बेसिक और दोनों का एक दूसरे के बगल से निकलते हैं, एक तो इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है। ये हम प्लेटों की बात कर रहे हैं, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट उधर जा रही है, एक दूसरे में तनाव होता है, संपीड़न होता है और बीच से टूट जाती हैं प्लेटें, ठीक है। लेकिन
दूसरे में क्या होता है अभिसारी में कि दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। आई थिंक शायद ऐसा ही है एग्जैक्टली, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पढ़ाने से पहले पढ़ना भी होता है, एग्जैक्टली डेटा को रखना होता है यहाँ पर। जैसे ज्वालामुखी के विषय में मैंने बताया तो ओवरव्यू बताया कंप्लीट। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं थोड़ा सा पता है मुझे, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर जरूर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से उसको अभिसारी कहते हैं, एक दूसरे के बगल में सामने आती हैं और भ्रंशन हो जाता है, टूट एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरित जो होती हैं आपकी प्लेटें, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बगल से निकलती हैं तो ज़्यादा नुकसान करती हैं, ठीक है। तो वही है, ठीक है। आगे जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ये देख लीजिए बढ़ती हैं, मतलब अब कंफर्म हो गया मैंने जो बताया सही है, ठीक है। अभिसारी गति बढ़ती हैं तो मैग्मा भी ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। जब एक दूसरे के सामने भाई एक ये प्लेट है, सपोज दैट ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट है, अब ये इधर से निकल रही है, ये इधर से निकल रही है, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये इधर से निकली हैं और ये इधर से निकली है। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और मैग्मा भी बढ़ेंगी, मैग्मा भी ऊपर आता है और प्लेट के एक हिस्से आंतरिक भाग में गहराई में चले जाते हैं और उच्च ताप और दाब के कारण प्रॉपर्टी जो ऊपरी परत होती है वो पिघल जाती है और मैग्मा ऊपर निकलने लगता है। टकराई, मैग्मा ऊपर निकला और बौछार हुई किसकी, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं। ज्वालामुखी लावा के रूप में बाहर आ गया, राख, क्रिएटर, दुनिया भर के जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। मैग्मा अंतिम रूप से हॉटस्पॉट, जिनको आज के टाइम में आप खूब अच्छे से जानते हैं, से ऊपर उठता है। हॉटस्पॉट ये होता है आपका, जैसे ये आपका ज्वालामुखी है तो ये हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर गर्म क्षेत्र है, यहीं से निकलता है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और इस क्षेत्र में मैग्मा को गर्म करते हैं। जब यह मैग्मा कम घना होता है तो ऊपर उठता है। हालांकि मैग्मा के ऊपर उठने के कारण भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इन्हें प्रत्येक ज्वालामुखी के निर्माण की क्षमता हो सकती है। प्रकार हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर दे ही दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे मैंने बोला था अलग से ले आएंगे, देखिए अब कुछ टाइप यहाँ पे दे दिए गए हैं। सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, जब ज्वालामुखी कम शाइनता बहता हुआ लावा पैदा करता है जो स्रोत से बहुत दूर फैल जाता है, स्रोत से बहुत दूर फैल जाए, इस टाइप का, तो और हल्का ढलान वाले ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। देखिए हल्का ढलान है इसमें। इस प्रकार अधिकांश सील्ड ज्वालामुखी तरल पदार्थ बेसाल्ट लावा प्रभाव बनाते हैं। इसमें आते कौन कौन हैं, मौना केया, मौना लाओ सील्ड ज्वालामुखी हैं। ये हवाई द्वीप के आसपास दुनिया का सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्टैटो ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत खड़ी ढलान होती है और सील्ड ज्वालामुखी में की तुलना में अधिक शंकु प्रकार की होती है। शंकु मतलब ये है आपकी, ठीक है, खड़ी ढलान हो गई, ठीक है। वे सैन चिपचिपे लावा से बने होते हैं, वो आसानी से नहीं बहते हैं, मतलब वहीं ऊपर का ऊपर ढेर बनाते हुए चले जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने भी यही बनाया है, ठीक है। लावा गुंबद क्या होता है, कैरेबियाई द्वीप मांटसेरट पर स्थित सैफरिएटर पहाड़ी ज्वालामुखी की शिखर पर अपने लावा गुंबद परिसर के लिए जाना जाता है, जो विकास और पतन के चरण से गुजर रहा है वर्तमान में। चूंकि चिपचिपा लावा बहुत तरल नहीं होता, जब चिपचिपा है तो तरल नहीं होगा, तो वहीं इसीलिए जब वह बाहर निष्कासित होता है तो यहीं का यहीं ढेर बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यहीं का यहीं ये ढेर बनाना स्टार्ट कर देता है और आसानी से निष्कास छिद्र से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। इसके बजाय यह निष्कासन के शीर्ष के ऊपर ढेर बनाता है और ढेर बनाते बनाते ये यही लावा गुंबदनुमा आकार ले लेता है। और कल्डेरा, ये ज्वालामुखी सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। देख लीजिए मैग्मा ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में जम जाता है और जब विस्फोट होता है तो मैग्मा कक्ष से बाहर निष्कासित होता है, जिससे मैग्मा कक्ष की छत सतह पर खड़ी दीवारों के साथ अवसाद या कटोरे की भांति नजर आती हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये है आपका, और एक प्रकार से ये है, और इसमें दुनिया भर की तंत्र मंत्र विद्याएं सब यहीं लगी होती हैं आपकी। इस टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा, इस टाइप का, ठीक। ये विस्फोट हो रहा है, जब विस्फोट होगा तो कहने का मतलब है ये पूरा ही लेके उड़ जाता है,
पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा लेके उड़ जाता है, और ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा हिस्सा लेके ही उड़ गया। ठीक है, ये कल्डेरा और 10 मील की दूरी पे हो सकता है। तो फिर से सुन लीजिए, मैग्मा जो होता है कहाँ होता है? नीचे पाया जाता है। मैग्मा ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में जमा होता है, और उसके बाद जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा कक्ष से बाहर निकलता है, जिससे मैग्मा कक्ष की जो छत होती है वो दीवारों के साथ अवसादों या कटोरे की भांति दिखने लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेकर के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नरकोंडम अंडमान द्वीप समूह में है। 12 तंग अंडमान द्वीप समूह में है। डेक्कन ट्रेप्स महाराष्ट्र में है। ढिनोधर पहाड़ी गुजरात में है। ढोसी पहाड़ी हरियाणा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं। याद रखिए कि यूपीपीसीएस में इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरी शिद्दत से जितना ज़्यादा आप तैयारी को अपने धार दे सकते हैं करते रहिए। इतनी इस लेवल पे तैयारी करिए कि 100 वो अगर मान लीजिए 150 की सीट आती हैं, 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या में 125 सीट क्या है भैया? कुछ नहीं है। 25 सीट दे दो, 1 करोड़ पे 1 सीट, क्या ही जाता है? कौन समझा है इसको? ठीक है, ढोसी पहाड़ी हरियाणा, ढीनोधर पहाड़ी गुजरात, डेक्कन ट्रेप्स महाराष्ट्र, 12 तंग अंडमान द्वीप समूह, नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह, बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो भूपर्वतीय क्रस्ट की बात करते हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह की परत को क्रस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। महाद्वीप क्षेत्र में क्रस्ट को 2 परतों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी परत जिसकी विशेषता कम घनी दानेदार होती है उसे सियाल कहते हैं। ठीक है, और के रूप में जाना जाता है, जबकि निचली परत जो कि बेसाल्ट से बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट की होती है, वो सीमा के रूप में जानी जाती है। और यह महाद्वीप के नीचे 30 से 40 किलोमीटर तथा महासागर घाटियों के लगभग 10 किलोमीटर तक फैली है। ये कोर जियोग्राफी का पार्ट है। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आप उसी से इंटरलिंक करके पढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यह आपका डायग्राम है। ऊपरी मेटल है आपका, फिर निचला मेटल है, फिर उसके बाद बाह्य कोड है, फिर ये आंतरिक कोड है आपका। आंतरिक कोड किससे बनी होती है? फेरस से। फेरस मतलब समझ सकते हैं ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी में सितंबर में हुआ जो पेपर है उसमें आया है कि पृथ्वी की निचली परत किससे बनी हुई है? फेरस लौह से, सिलिका फेरस से, ये ऐसे इस टाइप के उसमें ऑप्शन से थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेटल क्या होता है? पृथ्वी के मेटल की पपड़ी के नीचे स्थित है और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसे 2 परतों में विभाजित किया जाता है, एक तो है ऊपरी मेटल, दूसरा है निचला मेटल। ठीक है, इनके बीच की सीमा लगभग 700 गहराई पर है। ऊपरी मेटल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे एथेनोस्फीयर कहा जाता है। यह 50 से 100 किलोमीटर गहराई पर स्थित है, कहीं कहीं पर और 400 200 इस टाइप के डेटा भी मिलते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र ज्वालामुखी विस्फोट के लिए लावा प्रदान करता है, यहीं से लावा निकलता है। कोर की बात करें, आंतरिक और बाह्य कोर 2 में डिवाइडेड है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 16%, पृथ्वी के द्रव्यमान का 33% है। मेटल की तरह कोर को भी 2 परतों में विभाजित किया जा सकता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य कोर निकेल के साथ मिश्रित लोहे से बना है। मैंने बताया था आपको, अभी यही बोल रहा था मैं, यही क्वेश्चन था। लोहे और निकल में फेरस और निकल में ऐसे ही कुछ करके वहां पर ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, और हल्के तत्वों की मात्रा का पता लगता है, निकल के साथ मिश्रित लोहे से बना होता है, यह ऑप्शन में रहेगा। बाह्य कोर में पर्याप्त दबाव नहीं है कि ठोस में परिवर्तित हो जाए, यही कारण है कि यह तरल अवस्था में है, भले ही इसकी संरचना आंतरिक कठोर आंतरिक कोर के समान हो। अमरनाथ फ्लैश फ्लड्स की बात कर रहे हैं, वो आपका ख़त्म हो चुका है। फ्लैश फ्लड में क्या आता है आपका, वो देख लीजिए आप। ठीक है, खबरों में क्यों है? हाल ही में
मध्य कश्मीर के गंदरबल इस इलाके में बाल्टाल आधार शिविर के पास फ्लैश के रूप में या फ्लैश फ्लड के कारण भूस्खलन हुआ। फ्लैश आप समझ सकते हैं क्या होता है, पहले देख लेते हैं आगे फिर बताएंगे आपको। अमरनाथ भारत के जम्मू कश्मीर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में स्थित एक हिंदू मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे सबको पता होता है लेकिन फिर भी एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता। यह गुफा के विषय में जान लीजिए कि 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पहली बात ये, अगर आपको मीटर से फिट में निकालना है तो मैंने बताया है कि जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.3048 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिट में आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो आपको लगता है तो फिट में कर दीजिएगा। श्रीनगर के लगभग 100 किलोमीटर दूर, श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूरी पर जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पहलग्राम शहर के मध्य से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अमरनाथ यात्रा इस बार 3 वर्ष बाद फिर से शुरू हुई है। वार्षिक यात्रा में गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए दक्षिण में पहलगाम, मध्य कश्मीर में सोनमार्ग के 2 मार्ग आपके अवस्थित हैं। तो पहला पहलगाम, दूसरा सोनमार्ग, ठीक है। अमरनाथ फ्लैश फ्लड की बात करें, आमतौर पर बारिश के दौरान उसके बाद जल स्तर में अचानक वृद्धि होती है। क्या होता है अब समझ में आ गया होगा कि फ्लड का मतलब यह है कि बारिश के बाद जल स्तर में जो वृद्धि होती है और उसके बाद जो बहाव निकलता है बाढ़ का भी रूप ले लेता है। फ्लड का मतलब यह है कीचड़ वूचड़ सब दुनिया भर का हो जाता है और उसके बाद फिर अचानक भूस्खलन हो जाता है। तो ये बहुत से ऊंची चोटी के साथ छोटी अवधि के अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं हैं और आमतौर पर वर्षा और चरम बाढ़ की घटना के बीच 6 घंटे से भी कम समय होता है। पानी की प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाली जल निकासी लाइनों अतिक्रमणों की उपस्थिति में बाढ़ की स्थिति और खराब हो जाती है। आगे हम कहें अगर तो यह घटना बारिश की वजह से तेज आंधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण होता है। फ्लैश फ्लड की घटना बांध टूटने, मलबा प्रवाह के कारण, मैंने बोला मलबा मतलब कीचड़ काचड़ हो जाना उसी में, ठीक है। जल स्तर होगा, बाढ़ का रूप भी ले लेगा आपका, ठीक है। बांध सांध टूट जाएंगे, आपके बांध टूट जाएंगे तो सीधी बात है कि जितने भी पानी है उधर भरा हुआ है वो सब के सब आपके कहीं से निकल रहे हैं, कैसे भी निकल रहे हैं। अभी उत्तराखंड में ये त्रासदी हो चुकी है, आपने पढ़ा होगा। ज्वालामुखी पर यह उसके आसपास के क्षेत्र में विस्फोट के बाद अचानक बाढ़ भी आई है जब भीषण गर्मी से ग्लेशियर पिघल जाते हैं, ठीक। तो ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, फ्लड कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ पे हो सकती है, अमरनाथ कहाँ यात्रा कहाँ थी, अमरनाथ का मंदिर कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। वर्षा की तीव्रता, वर्षा का स्थान, वितरण, भूमि उपयोग, स्थलाकृत वनस्पति के प्रकार, विकास, घनत्व, मृदा का प्रकार, मृदा जल सामग्री सभी निर्धारित करते हैं कि फ्लैश फ्लडिंग कितनी जल्दी हो सकती है और या कहाँ प्रभावित करती है। बादल फटना की बात अगर करें तो बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्रता की घटना है। लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ मौसमी घटना है। भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर 6 घंटा तभी, ध्यान सुनिएगा फिर से, कि भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तभी होती है जब मानसून उत्तर की ओर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाके में या फिर हिमालय की ओर बढ़ता है और कभी कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा करता है, ठीक है। 75 मिलीमीटर वर्षा करता है, ठीक है। आगे घटना की बात करें, सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण, निम्न तापमान, धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से घनित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बादल फट सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण निम्न तापमान और धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से घनित होते हैं, ठीक, तीव्र गति से घनित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बादल फट सकते हैं। जैसे जैसे तापमान, ताप का मान बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, वातावरण अधिक से अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा, शायद आधे घंटे या 1 घंटे के लिए कारण बन सकती है,
जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आती है और शहरों में शहरी बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। एक पर्टिकुलर लेवल पे टेम्परेचर है, उसके ऊपर अगर गया 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 तो वो फिर आगे क्या होगा कि नमी ज़्यादा से ज़्यादा धारण करेगा, और जितनी ज़्यादा नमी धारण करेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में बरसात होने के चांसेस हैं। बादल फटना और वर्षण क्या होती है, नॉर्मल बात है, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए किताबी नॉलेज में क्या कहा गया है। वर्षण बादल से गिरने वाले संघनित जल हैं, जबकि बादल फटना अचानक भारी वर्षण है। ध्यान सुनिएगा फिर से कि वर्षण बादल से गिरने वाला संघनित जल है, जबकि बादल फटना क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो अचानक भारी वर्षा है। 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि बादल फटा और आकर के धरती पे गिर गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बादल फटना प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह काफी अप्रत्याशित रूप से अचानक और बाढ़ के रूप में उत्पन्न होती है। परिणाम क्या हो सकता है, फ्लैट फ्लश हो सकती है, जो हमने पढ़ा आगे, भूस्खलन हो सकता है। भूम का मतलब ये भूस्खलन की, ये मान लीजिए हिमालय की चोटियां हैं, ये साइड में कटाव हो गया, ठीक है, इस मिट्टी का कटाव हुआ तो ये मिट्टी ये रोड पे आ गई, इसी को भूस्खलन कह देंगे। और इस कटाव में मिट्टी के साथ में नालियां निकल रही थी, यहीं पर आपके एक छोटे से बांध बना हुआ था, इस बांध के साथ ये मिट्टियां जब कटी तो ये बांध को बहा ले गई, इसी को हम फ्लड फ्लश कह सकते हैं, ठीक है। कीचड़ प्रवाह वही में आ जाता है, भूम गुहा, भूम के अंदर एक छोटी सी सुरंग बन जाना, ठीक, उसको कहते हैं, ठीक। काई चटनी उड़ीसा क्या है, इसमें क्यों न्यूज़ में है, देख लेते हैं। उड़ीसा में वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है। जीआई टैग का मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिए एक संरचित सुरक्षित प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। जीआई टैग लेबल स्थानीय उत्पाद की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है तथा स्थानीय व्यवसाय का समर्थन करता है। वर्ष 2019 में उड़ीसा को उड़ीसा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जीआई टैग के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि फिर से इस पे आ जाए, इसलिए इसको तैयार करके रखिए। उड़ीसा का रसगुल्ला है। कड़कनाथ मुर्गा जो आपका है वो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद फिर काई चटनी उड़ीसा खबरों में है, देख लीजिए आप, फिर वहीं का है। वीवर चींटियाँ क्या होती हैं, काई रेड वीवर चींटियाँ जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है, पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत में पाई जाती हैं और मेज़बान पेड़ों की पत्तियों में घोंसले का निर्माण करती हैं। ये उनकी चींटियों का आपका चित्र है, बना हुआ है, ठीक है। घोंसला हवा के समान, घोंसला जो होता है वो हवा का सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत होता है और पानी के लिए अभेद होता है, पानी उसमें नहीं जा सकता है। आगे कह रहे हैं, कई घोंसले आमतौर पर आकार में अंडाकार होते हैं, ठीक है, छोटे मुंडे हुए पत्ते से लेकर कई पत्तियों से मिलकर के बड़े घोंसले तक बने होते हैं। इनकी लंबाई आधे मीटर से अधिक होती है। ये आपके लिए नहीं है, ये बस केवल जान लीजिए कि हाँ किस बेस पे क्या खास बात रही है कि जीआई टैग के लिए इनको रखा गया है। इनके परिवार में 3 श्रेणियां होती हैं, श्रमिक, प्रमुख श्रमिक और रानियां। श्रमिक और प्रमुख श्रमिक ज़्यादातर नारंगी रंग के होते हैं। वे कीड़े और अन्य केशरुकीय से भोजन प्राप्त करते हैं। शिकार प्रमुख रूप से बीटल मक्खियाँ और हाइमोनो रेप्टिन से किया जाता है, ठीक है। कैस की बात करें तो कैस एक बायो कंट्रोल एजेंट है, वे आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश आर्थ्रोपोड का शिकार करते हैं। कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं। उनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय फसलों में जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि वे कई अलग अलग कीटों के खिलाफ विभिन्न फसलों की रक्षा करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार वे अप्रत्याशित रासायनिक कीटों के विकल्प रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो क्योंकि ये 30 मिनट से ज़्यादा होना हमारे लिए दिक्कत की बात होगी, तो ये जो बचा है शेष पार्ट इसका काई चटनी का, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से, और जो भी करंट अफेयर्स में का बचा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।